अगला क्वेश्चन जेई एडवांस 2014 में आया हुआ बच्चों। जेई एडवांस 2014 में आया हुआ। इन्होंने क्या कहा है कि इन द गिवन फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है, एक लैडर रखा हुआ है। उन्होंने कहा लैडर ऑफ मास एम, इस लैडर का मास कितना है, एम है, इज शोन इन लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब एक लैडर रखा हुआ है इस वॉल पर और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है बच्चों, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने कहा एट एन एंगल थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर से एंगल कितना है, थीटा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड लैडर इज म्यू1 एंड म्यू2। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वॉल पे म्यू1 है और यहाँ पर कितना है, म्यू2 है। उसके बाद क्या बोला बच्चों उन्होंने, एंड लैडर इज म्यू2, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल ऑन द लैडर इज n1। यानी यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, n1, उन्होंने बोल रखा है ऐसा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एंड दैट ऑफ फ्लोर इज n2, मतलब यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर के द्वारा लग रहा है वो कितना लग रहा है, n2 लग रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा इफ लैडर इज अबाउट टू स्लिप देन, ये कंडीशन दी है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर हमारा जो लैडर स्लिप होने की टेंडेंसी में है तो तुरंत समझ जाओ कि यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका होगा। तो यहां पर मैं अगर फ्रिक्शन लेता हूं F1, तो यहां पर मैं फ्रिक्शन लेता हूं कितना, F2, और F2 को मैं करता हूं क्या, मैक्स। F2 को क्या करता हूं, मैक्स। ठीक है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि इफ म्यू1 इज इक्वल टू 0, म्यू2 नॉट इक्वल टू 0, तो इतना है, म्यू1 नॉट इक्वल टू 0, म्यू2 इज इक्वल टू 0, तो इतना, म्यू1 नॉट इक्वल टू 0, म्यू2 नॉट इक्वल टू 0, n2 बराबर इतना आया, म्यू1 इज इक्वल टू 0, म्यू2 इज इक्वल टू नॉट 0, देन इतना। अब जरा समझो, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सोचेंगे क्वेश्चन को। पहले हम लोग ये सोच करके कंडीशन लगाते हैं कि यहाँ पर म्यू1 भी 0 नहीं है, यहाँ पर म्यू2 भी 0 नहीं है, ना तो म्यू1 0 है ना तो म्यू2 0 है। ठीक है, तो अगर म्यू1 भी 0 नहीं है, म्यू2 भी 0 नहीं है और ये रॉड अबाउट टू स्लिप है, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा और यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जो वॉल के द्वारा लैडर पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, n1, इधर F2 मैक्स लग रहा है, F2 मैक्स, और ऊपर लग रहा है क्या क्या बच्चों, ऊपर लग रहा है n2, और ऊपर क्या लग रहा है, F1 की भी मैक्स वैल्यू लग रही है, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg सॉरी, n2 F1 मैक्स बैलेंस कर रहा है मिल करके mg को, और n1 बैलेंस कर रहा है किसको, F2 मैक्स को। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखो हमारा जो लैडर है बच्चों वो इक्विलिब्रियम में है, तो जैसे इक्विलिब्रियम का नाम आता है तो दो पॉइंट्स आपके दिमाग में तुरंत चलने चाहिए। पहला कौन सा, कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो जब नेट फोर्स 0 करो तो उसमें भी दो पॉइंट्स चलने चाहिए, क्या क्या, कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और नेट फोर्स और किस डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में। सेकेंड पॉइंट क्या था, कि नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। जब हम नेट फोर्स को 0 करेंगे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जब नेट टॉर्क 0 करेंगे तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जब दोनों ही 0 होंगे तो हमारी बॉडी किसमें आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में, यानी ना चलेगी ना घूमेगी। अब सोचते हैं क्वेश्चन को बच्चों। फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट 0 होना चाहिए कौन कौन से डायरेक्शन में भाई, एफ नेट 0 होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ नेट 0 होना चाहिए कौन से डायरेक्शन में, एफ नेट 0 होना चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब जरा देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 करेंगे तो n1 बैलेंस करेगा किसको, F2 मैक्स को। तो F2 मैक्स लिखो आप, F2 मैक्स, F2 n1 इज इक्वल टू F2 मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी,
यहाँ का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन, μ2 इनटू कितना N2। क्लियर है बच्चों? अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा इक्वेशन N2 प्लस F1 मैक्स मिल करके बैलेंस करेगा किसको, mg को। तो यह आएगा हमारे पास N2 प्लस F1 मैक्स कितना होगा, μ1 इंटू N1 बराबर कितना mg। बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चों कि यहां पर μ1 इंटू N1 है और यहां पर N1 बराबर है μ2 N2। तो अगर हम ये N1 की वैल्यू उठा करके यहां पर रख दें सेकेंड इक्वेशन में, अगर इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में अगर N1 की वैल्यू रख दे तो हमारा N2 आ जाएगा। तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि ये क्या सही है या गलत है। चलो चेक करते हैं। हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन आई बच्चों yn2 प्लस कितना आया है μ1 इंटू N1 इज इक्वल टू कितना mg। तो N1 की वैल्यू उठा के रखो, N1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास μ2 N2 प्लस μ1 μ2 N2 इज इक्वल टू कितना mg। N2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस μ1 μ2 इज इक्वल टू कितना mg। तो N2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो ये हमारे पास N2 की वैल्यू आई। देखो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है कि जब μ1 नॉट इक्वल टू 0 है, μ2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है mg अपॉन 1 प्लस μ1 इंटू μ2। तो सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया बिना रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, ट्रांसलेशनल से ही हो गया। क्लियर है क्या बच्चों? अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं बच्चों, अगला ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं उसको देखते हैं। चलो देखते हैं। यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो हम नेट टॉर्क को जीरो करेंगे तो mg जो लग रहा होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। इसका लैडर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से L/2 पर होगा, L/2 पर। तो अगर L/2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें बच्चों तो ये आ जाएगा L/2 का cos थीटा। मैंने थोड़ा नीचे बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा कितना L/2 cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट इसलिए लिख रहे हैं हम लोग ताकि mg का टॉर्क लिखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि mg के लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी L/2 cos थीटा। बच्चों हम लोग इसके अबाउट भी नेट टॉर्क को जीरो कर सकते हैं और इसके अबाउट भी हम नेट टॉर्क को जीरो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखते क्या है, टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो। ये इंप्लाई करेगा बच्चों कि इसके अबाउट हम नेट टॉर्क को जीरो कर रहे हैं। यहां भी दो फोर्स लग रहे हैं, यहां भी दो फोर्स लग रहे हैं। तो अगर हम सेकेंड कंडीशन को ले लेते हैं, समझो मान लो सेकेंड कंडीशन क्या लिया हमने, हमने मान लिया μ1 इज इक्वल टू जीरो है। समझो μ1 इज इक्वल टू अगर जीरो है तो आप देखेंगे कि यहां F1 जीरो हो जाएगा। इफ μ1 इज इक्वल टू जीरो, ये इंप्लाई करता है F1 जीरो हो गया। F1 कितना हो गया, जीरो। उस कंडीशन पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इधर लग रहा होगा N1 और इधर लग रहा होगा F2 मैक्स और ऊपर लग रहा होगा बच्चों कुछ नहीं लग रहा होगा, ऊपर N2 लग रहा होगा सॉरी, और नीचे क्या लग रहा होगा mg। तो यहां पर N2 को बैलेंस कर देगा कौन, mg, और N1 को बैलेंस कर देगा कौन, F2 मैक्स। F2 मैक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, μ2 इंटू N2। अरे क्लियर है क्या? अब जरा देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेट टॉर्क को जीरो करते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, N2 का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, अगर इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं, इसी के अबाउट हम नेट टॉर्क को जीरो कर रहे हैं। तो N2 जो है वो इसी एक्सिस से पास कर रहा है, तो N2 का टॉर्क जीरो हो गया। F2 जो है वो भी इसी एक्सिस से पास कर रहा है, तो F2 का टॉर्क कितना हो गया, जीरो हो गया। अब बात आती है mg की। तो mg का ये लाइन ऑफ एक्शन इससे इस वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2 cos थीटा। तो mg जो है ऐसे घुमाना चाह रहा है, यानी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, यानी इसके टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इनसाइड। r क्रॉस f लिखेंगे बच्चों, r क्रॉस f लिखेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इनसाइड। और फिर N1 जो है इस एक्सिस के अबाउट इस लैडर को ऐसे घुमाना चाह रहा है,
बोलो भाई, यानी ये घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज और ये घुमाना चाह रहा है किधर, एंटी क्लॉकवाइज। यानी mg जो है लेडर को क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाह रहा है। टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इनसाइड, आर क्रॉस एफ लिखेंगे। और n1 जो है रॉड को लेडर को ऐसे घुमाना चाह रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, आउटसाइड। तो जब इनसाइड टॉर्क आउटसाइड के टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तो जो हमारा बॉडी है उस पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब हम N2 का टॉर्क लिखे जीरो, F2 का टॉर्क लिखे जीरो, अब बचता है mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लिखेंगे mg इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये कौन से टॉर्क को बैलेंस करेगा, N1 के। अब जरा देखो ये N1 है, N1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, अगर ये पूरा लेंथ L है तो ये लेंथ होगा L sin थीटा। N1 के लिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी बच्चों L sin थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, N1 इंटू L sin थीटा, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो N1 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, साइन को इधर भेज दो, साइन को इधर भेजोगे तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mg/2 tan थीटा। N1 इधर रखा, साइन को इधर भेजा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन गया, cot थीटा। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। ये बन गया mg/2 tan थीटा। तो tan थीटा को इधर भेज दो, N1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2। ये कंडीशन आया बच्चों हमारे पास। ये तब आया जब हमने μ1 को जीरो लिया। μ1 को जीरो लिया तो f1 जीरो हो गया। तो μ1 की जीरो पर देखो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, N2 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2। ये तो नहीं हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन चेक करो, N1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2, लेकिन μ1 जीरो नहीं, इसमें μ2 जीरो है, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड हो चुका है, μ1 इज इक्वल टू जीरो, μ2 नॉट इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू N1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2। बच्चों डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। तो अब हम μ2 को जीरो करके देखते हैं क्या होता है। बच्चों अगर हम μ2 को जीरो करें, ये तो μ1 को हमने जीरो करके देखा, अगर μ2 को जीरो करें तो ये f2 जीरो हो जाएगा। μ2 को अगर हम जीरो करेंगे तो f2 जीरो हो जाएगा। अगर f2 जीरो हो गया तो n1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसको बैलेंस कर, इसको अगर कोई बैलेंस कर रहा था तो n1 बैलेंस कर रहा था। अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर n1 जीरो हो गया तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें ये नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारा μ1 नॉट इक्वल टू जीरो पर एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आ चुका है। नहीं सॉरी, μ1 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये हमारा μ1 नॉट इक्वल टू जीरो पर μ2 इज इक्वल टू जीरो दिया है, और ये वैल्यू है N1 tan थीटा अपॉन कितना है, mg/2। तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो N1 जीरो आ गया, और अगर N1 जीरो आ गया तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैसा है बच्चों, रॉन्ग है। और μ1 इज इक्वल टू जीरो पर ये ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सी और डी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो बच्चों तो अच्छे से छापो, फिर हम लोग